योगेंद्र गुप्ता जी, तस्वीर जो नजर आ रही है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो लगभग लगभग एनडीए के तय है, राष्ट्रपति लगभग लगभग एनडीए के तय है, लोकसभा अध्यक्ष और तमाम जो चीजें हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि आने वाले वक्त में जो तस्वीर होगी, पहले हिंदुस्तान की बात करें फिर राजस्थान पे आते हैं। योगेंद्र जी। देखिए प्रदीप जी, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे आप, तो डेफिनेटली इसके जो पीछे जो सोच कहीं रही होगी, वो हम जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बहुत सारे बिल मोदी सरकार को लेकर आने हैं लोकसभा में, और लोकसभा में पास वो करवा देते हैं, लेकिन राज्यसभा में कई दफा मुश्किल आती है। ऐसे में राज्यसभा में एक ऐसा सभापति चाहिए जो येन केन प्रक्रिया या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की व्यवस्थाएं कर सके ताकि बिल पास हो सके। आपने देखा होगा जब किसान बिल आया था, वो किस तरीके से पास हुआ है, ये भी आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा है। तो अब अगर राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे, मोदी जी जो अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, जो बिल लाना चाहते हैं, जो विधायक लाना चाहते हैं, या बहुत सारे जो उनके अभी दिमाग में चल रहे होंगे, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन को ले लीजिए, चाहे अन्य चीजों को ले लीजिए, वहां पर उनके सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति ऐसा होना चाहिए जो जहां वो कंफर्ट जोन में जा सके। तो अब जब राज्यसभा में धनखड़ जी आ रहे हैं सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति बनकर के, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए आपने देखा है कि टीएमसी के साथ किस तरीके से उनके संबंध रहे हैं, और किस तरीके से टीएमसी को कितनी बार उन्होंने मुश्किल में डाला है, ये भी आपने देखा है। तो उस सारे अगर आधार को बनाकर आप देखते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इनको उपराष्ट्रपति बना करके, क्योंकि राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से विपक्ष भी बिल्कुल ये आरोप लगा चुका है कि वो मोदी सरकार का विरोध करने, किसी बात पर अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं होंगी, और वही करेंगे जो मोदी सरकार कहेगी। वैसे भी भारत देश में राष्ट्रपति को अक्सर वो करना होता है। अब जब जगदीप धनखड़ जी बन जाएंगे उपराष्ट्रपति, तो दूसरा 1 और 11 हो गए, उनको वही करना है जो सरकार को करना है। और राज्यसभा में जब बिल पास होने का मौका आएगा, तो कहीं न कहीं वहां पर भी सपोर्ट मिलेगा, और मोदी सरकार अपने एजेंडे को कायम करने में लागू रहेगी। लोकसभा के अंदर पहले से ओम बिरला जी वहां पर हैं, तो अब ओम बिरला जी वहां पर हैं तो पहले ही सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे भी, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसी संस्था के हैं, उसी पार्टी के हैं। तो लोकसभा आसान हो गई, राज्यसभा आसान हो गई, और विधेयक जब जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, तो वहां आसानी हो गई। अब ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का एजेंडा सामने आएगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, कैसे रुकेगा, और विपक्ष अब क्या करेगा। योगेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा को बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योजना क्या होगी इसका आकलन आप और हम लोग करते हैं, और हमारा यही काम है। आपको थोड़ा सा बीजेपी को और समझना होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय पहले तक, मैं आपको 2012 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जो जाटों का सबसे बड़ा लीडर इनके यहाँ था, वो थे हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने पार्टी इनकी छोड़ दी, और उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाया, जिस तरीके से काम किया, उसका परिणाम ये कि आज एक एमपी उनके पास और 3 एमएलए उनके पास में है। और जाट जो है, वो जाट, क्योंकि वो एक उग्र जाट राजनीति करते हैं, उनको जाटों का एक निर्वाध नेता बनना है। और आप देखिए कि जहां जहां नागौर में या कहीं भी सभा करते हैं, तो उनके सभा में अच्छी खासी भीड़ भी आती है, क्योंकि युवा आकर्षित है, उनको लगता है कि ये हमारी आवाज को उठाते हैं, और हम इनके पीछे चल सकते हैं। तो जाटों के अंदर हनुमान बेनीवाल एक तरह से राजस्थान में एक अच्छा खासा प्रभुत्व बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि हनुमान बेनीवाल के टक्कर का कोई भी जाट राजनेता, ये कुछ भी कह लें, पर इनके पास में नहीं है। कि जाट तकरीबन राजस्थान में 9% है, और 9% आबादी कम नहीं होती प्रदीप जी। वो किसी भी सीटों को 60, करीब 60 सीटें ऐसी है जहां पर ये अच्छा खासा प्रभुत्व भी रखते हैं, जिसमें ओबीसी को मिलाकर के और जाट को मिलाकर। तो वहां अब इनकी समस्या ये है कि उसको लुभाने के लिए क्या करें, क्योंकि इनके पास में जो एसटी वर्ग है उसको लुभाने के लिए कद्दावर राजनेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा जी की जो अभी इन्होंने जो राजेंद्र राठौड़ हैं, उन्होंने जो द्रौपदी मुर्मू आई थी, उस वक्त जो एपिसोड हुआ है, उससे उनका जो वर्ग है वो हिला हुआ है।
वो क्या रिएक्ट करेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया वो सारा राजस्थान ने देखा है वहां पर। तो इनके पास तो नेता है, लेकिन जाटों का ऐसा कोई खांटी नेता नहीं है जो प्योर जाट नेता और उसके पीछे ये कहा जा सके कि जाट एक साथ खड़े होंगे। तो आप देखिएगा जो श्याम जी ने कहा है 100% ही होगा। अब इनका आकलन यहाँ घूम रहा है कि जब ये चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे भाई हम जाटों को क्या दे सकते हैं, हमने आपको उपराष्ट्रपति बना दिया और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। वो आपका ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, आपके हित की बातें करेंगे। ये कुछ जाट का इनका ये प्लानिंग है। उसके बाद में जो आदिवासी है, तो जो द्रौपदी मुर्मू जी है, वो बिल्कुल सही कहा इन्होंने भी श्याम जी ने कि उसको भी पूरी तरह भुनाने की कोशिश करेंगे। जो ग्रासिया बेल्ट है, जो उदयपुर की बेल्ट है, वहां पर जाके कहेंगे देखिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है, हमने आपका ही प्रतिनिधि राष्ट्रपति बना दिया। तो जाटों का उपराष्ट्रपति, आदिवासियों का राष्ट्रपति। अब आ जाता है बनिया वर्ग। तो बनिया वर्ग में जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो कोटा से आते हैं। तो अब वो बनियों को ये कहेंगे देखिए हमने आपका स्पीकर बना दिया। अगर आप तीनों को मिला लें, आदिवासी, जाट और साथ में बनिया, जो 3 बड़े लीडर हो गए पोस्ट के ऊपर, तीनों को मिला लें और साथ में अगर किरोड़ी जी नाराज नहीं होते हैं और वो अपने वोट बैंक को भी साथ में लाएंगे, डेफिनेटली पार्टी में है तो वो अपील करेंगे, तो वो उसको ले आते हैं। इसके साथ में इनका हिंदुत्ववाद, ये सारा अगर वो मिलाते हैं तो इनका मानना ये है कि इसके बाद हमको कांग्रेस पटकने दे नहीं सकती और सत्ता में हम आ जाएंगे। अशोक जी कितना भी कह लें, क्या अशोक जी आपके लाइव चैनल पर क्या ये वादा कर सकते हैं कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो गारंटी देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का नाम नहीं लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आदिवासी को हमने राष्ट्रपति नहीं बनाया? क्या ये गारंटी ले सकते हैं? पूछ लीजिए इनसे आप कि हम ये कह देंगे कि जगदीप धनखड़ नाम ही नहीं लेंगे उसके अंदर कि हमने जाटों को उपराष्ट्रपति बना दिया? क्या ये नहीं कहेंगे कि हमने बनी एक वैश्य को वहां पर लोकसभा का स्पीकर बना दिया? अगर ये कह देते ऑफिशियली यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, हम बात कर लेंगे 2023 के अंदर। तो राजस्थान की राजनीति में इनकी सारी के सारी प्लानिंग ये है। अब ये प्लानिंग सक्सेस होगी नहीं होगी, इसका क्या परिणाम होगा, ये वक्त बताएगा। हमारा काम था इनकी सोच को उजागर करना, वो हमने किया। हम ना तो बीजेपी को खुश और दुखी करने के लिए बैठते हैं, ना हम कांग्रेस को खुश और दुखी करने के लिए बैठते हैं। हमारे आकलन से ये प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात है, दुखी होते हैं, बहुत अच्छी बात है। युगेंद्र जी संक्षिप्त में अंतिम समय। प्रदीप जी, राजनीतिक बिसातें बिछ रही है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चूंकि प्योर राजनीतिक दल है, इनका अंतिम जो ध्येय है वो सत्ता की प्राप्ति है, तो ये अपने बिसाते बिछाएंगे। तकलीफ वहां शुरू होती है कि जब बिसात बिछाते हैं, लेकिन जब बिसात बिछाने की बात हम करते हैं और उसके अंदर की तह को हम खोलते हैं, तो वहां पर ये नाराज हो जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं नहीं, अंदर का एजेंडा क्यों बताया जा रहा है, भाई हमारा काम यही है, हम यही बताएंगे। मैंने उस वक्त भी कहा, आपको फिर कह रहा हूं कि किसी कैंडिडेट को बनाने के बाद अगर कैंडिडेट की योग्यता को आप इधर रख देते हैं एक तरफ और उसकी जाति को आप हाईलाइट करते हैं कि हम 100 से ज्यादा गांव में जश्न मनाएंगे आदिवासी के अंदर, हमने देखो आदिवासी कर दिया, तो फिर हम सवाल उठाते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि हमने तो सर्विसेज को बनाया और हम वादा करते हैं कि अगले चुनाव में हम नाम भी नहीं लेंगे जाति का, हम भी चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए अशोक जी ने कहा एक बार भी कि हम नाम नहीं लेंगे। अशोक जी ने कहा हम आदिवासियों को नहीं बताएंगे कि हमने इनको बना दिया। क्या उन्होंने कहा हम जाटों को नहीं बनाएंगे? क्या उन्होंने कहा हम बनियों को कहेंगे कि नहीं ओम बिरला जी बनिया नहीं है? वो नहीं कर सकते। तो हम होगा ये कि राजनीतिक बिसात बिछी, ये बिछाएंगे, इनको पूरा हक है, इनको हक है उसका विरोध करना। बीजेपी बिछाएगी तो कांग्रेस को करना है और कांग्रेस अगर बिछाएगी तो उनको करना है। तो ये राजनीतिक बिसाते हैं। जब भी कोई कैंडिडेट चुना जाता है उसके पीछे के गुना भाग, वो कितना कंफर्ट जोन में रहेगा सरकार के लिए ये देखा जाता है, और पार्टी के लिए जातिगत रूप से वो कितना फायदेमंद होगा ये देखा जाता है। उसके बाद कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है और बाकी का सारा आकलन जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है, उसे क्या करना है।